गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 3R का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 10 क्वेश्चंस हम लोगों के ऑलरेडी डिस्कस हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 एक डिफरेंट काइंड का आप लोगों के सामने, इसको हम लोग अभी डिस्कस करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये बात हम लोगों को अभी यहाँ डिस्कस करना है, सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान से काम करना होता है। वैसे तो फिजिक्स का हर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होता है, तो अटेंशन तो चाहिए ही चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ, लेकिन यहाँ हम लोगों को अपने दिमाग में कुछ चीजों को मेमोराइज करके भी रखना होता है, मिस्टेक ना हो। इसलिए आप चाहें तो यहाँ बार बार इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं, अपने सामने रख सकते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इन ऑप्शंस को बार बार पढ़ पाएं। यहां क्वेश्चन के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पार्ट ए होता है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, पार्ट बी में जनरली रीजन होता है। अब हमें यह देखना होता है कि जो पार्ट ए में इंफॉर्मेशन है, क्या पार्ट बी का रीजन उसको जस्टिफाई करता है, नहीं करता है, दोनों में कोरिलेशन है या नहीं है। उसके बेसिस पे चार ऑप्शन हमें मिलते हैं। पहला ऑप्शन जिसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही हैं, ए भी ठीक है और उसका जो रीजन है, कॉज है, वो भी ठीक है। साथ में आर जो है वो एक्सप्लेन भी करता है ए को, यानी जो असर्टन है उसको एक्सप्लेन करता है आर। दोनों सही होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आर सही एक्सप्लेनेशन है ए का, तब आपको ऑप्शन ए देना है। ऑप्शन बी में यहां प्लेस्ड है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ठीक है, लेकिन आर जो है वो जस्टिफाई नहीं करता, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको आंसर प्लेस करना है बी। सी आंसर आपको तब देना है जब ए ट्रू है और आर जो है वो फॉल्स है। फॉल्स है पहले वाले को, यानी ए को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा, डजंट मैटर, फॉल्स है तो बस आपको अपना ऑप्शन सी देना है। डी ऑप्शन आपको तब देना है जब ए फॉल्स है और आर भी फॉल्स है, यानी दोनों ही चीजें आपकी फॉल्स हैं, तब आपको अपना आंसर डी देना है। तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स, आपको ये तो देखना ही होगा क्वेश्चंस के अंदर, चार क्वेश्चन हमारे पास हैं इसमें, 11, 12, 13, 14, ऑब्वियसली 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ये, या मैं ये कह सकता हूं क्वेश्चन नंबर 1, 11, 12, 13, 14 होगी तो भी 4 मार्क्स का हो गया। लेकिन चारों क्वेश्चंस के लिए, आगे आने वाले जो चार क्वेश्चन है उनके लिए इस बात को ध्यान में रखना है। डियर स्टूडेंट, आप अपना टाइम खराब इस चीज में ना करें कि आप पूरे ऑप्शन को मेंशन करते हैं। आप सिर्फ ए लिखिए या बी लिखिए या सी लिखिए या डी लिखिए, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जितना टाइम आपको लिखने में लगता है उतना टाइम आप इसे सोचने में कीजिए, लगाइए, जिससे कि आप सही आंसर इसका दे पाए। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं तो बड़े मजेदार से क्वेश्चन मिलते हैं, आपस में कोरिलेटेड होंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका सिंपल सा कहता है, ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ए डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर आप डाइपोल डालते हैं तो उसमें ट्रांसलेटरी एज वेल एज ऑसिलेटरी दोनों ऑप्शन या दोनों तरह के मोशन मिलते हैं, ट्रांसलेटरी भी मिलता है और रोटेटरी भी मिलता है। तो आपको क्या लगता है, बात तो ठीक है कि जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यानी अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करूं तो इसमें इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, नॉन इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होंगी या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, बात एक ही है, दोनों के लिए सेम ऑप्शन है। ये हमारे पास इसमें डाइपोल होगा। अब जरा देखिए, जहां डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की ज्यादा है वहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां डेंसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कम है वहां पे फोर्स कम लगेगा। अल्टीमेटली ये डाइपोल
एक टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा एज वेल एज ये एक नेट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इसमें दोनों ही मोशन होंगे। मेरा इसका मतलब जो असर्टन है वो ठीक है। अब इसका रीजन क्या है? इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंस ए फोर्स एज वेल एज ए टॉर्क। बिल्कुल ठीक, जो बात अभी हम लोग यहां एक्सप्लेन कर रहे थे वही बात इसमें दे रखी है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि ए ट्रू है नंबर 1 और आर जो है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ट्रू भी है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए हमारे पास आना चाहिए। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके आंसर में आप ए लिखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन मैं देखना चाहूंगा, बड़ा मजेदार सा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। बिल्कुल ठीक बात है, यहां तक बिल्कुल सही है कि जो हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां मैंने एरो मार्क की। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ टेंड करेगा। यानी यहां कहीं अगर मान लीजिए 100 वोल्ट है, यहां 90 वोल्ट है, यहां 80 वोल्ट है, 70 वोल्ट है या 60 वोल्ट है, तो ऐसी स्थिति में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एरो मार्क होगी। दूसरा, ये 90 डिग्री भी होगा। तो ये दो बातें हैं, दोनों ही इसमें कह रखी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, इस डायग्राम से हमें समझ में आता है। आपको अपने आंसर में ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन को कैसे सोचना है, आपके दिमाग में क्या आएगा क्वेश्चन पढ़ते समय, ये बात मैं यहां रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन क्या है? नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एब्सोल्युटली। अगर मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये बात है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? E इक्वल्स टू विद नेगेटिव साइन dV ओवर dl। अब बच्चों देखो, बहुत दिनों से आप इस चीज को पढ़ते आ रहे हो, लेकिन शायद ये बात आज तक क्लियर नहीं हुई। 100 वोल्ट से 60 वोल्ट अगर मैं जाता हूं तो मेरा ये 40 वोल्ट का dV हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? हायर से लोअर की तरफ। तो इस बात को माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है। dl क्या है? यहां से लेकर के यहां तक जो भी डिस्टेंस है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है, वो dl है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूं अगर सही डेफिनेशन आपको E इक्वल्स टू माइनस dV ओवर dl क्लियर है, उसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर है, तो आप ये पाएंगे कि असर्टन भी इसका ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है, और A को R सही से डिफाइन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो भी फर्दर ए होगा, बिकॉज ऑफ जो ए ऑप्शन था उसमें हमारे पास दोनों का सही होना जरूरी है, एज वेल एज ए का रीजन आर अपने आप में सही है, यानी सही एक्सप्लेनेशन वो दे रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन भी आपने ए ही देना है। अब आप जरा देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आपको आंसर डायरेक्ट याद नहीं है तो इतना थी प्रोसेस आपको लगाना ही पड़ेगा। तो मैं यहां यही कहना चाहूंगा कि आप यहां पे सीधे सीधे ए आंसर प्लेस करें, क्वेश्चन नंबर प्लेस करें 11 या 12, उसके आगे ए ऑप्शन है तो ए लिखना है, बी ऑप्शन है तो बी लिखना है, सारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो वहां जो टाइम आप बचाओगे लिखने वाला, कॉपी भी बचेगी, इको फ्रेंडली भी बनोगे, उस टाइम को आप यहां कॉन्सेप्ट पे लगा दें, सोचने में लगा दें, किसी भी हाल में गलती आपसे ना हो। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। नो डाउट इसमें भी हमें यही काम करना है, वैसा ही कुछ करना है। एक कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में 9th 10th वाला ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मैं अपना ऑब्जेक्ट कहीं भी रख लूं
इसका जो इमेज फॉर्मेशन है इधर तो पॉलिश है तो इधर तो कभी बन ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली यहां कहीं पीछे जाकर के बनता है। ये हो गया पहला, ए कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। इसका मतलब ये तो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। अब आगे क्या कहता है, कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जेस द पैरेलल रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, रीजन क्या दे रहा है, वो रीजन दे रहा है कि अगर मैं यहां पैरेलल रेजेस को लेकर के आता हूं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कन्वर्ज हो जाएंगी। भैया ऐसा तो नहीं होता, सब जानते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से रेज की जो शेप होती है वो ऐसे होती है, तो भाई ये तो डाइवर्ज हो रही है। इसका मतलब बी मेरा फॉल्स है, ए मेरा ट्रू है, और साथ साथ ए का एक्सप्लेनेशन आर नहीं है। अब ये तीन बातें, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ट्रू का एक्सप्लेनेशन रीजन नहीं है, तो मेरे को ऑप्शन देना होगा यहां अकॉर्डिंग टू माय कंडीशन सी। तो इसका आंसर आपने सी मेंशन करना है बच्चों, ध्यान रहे, सोचने पे ज्यादा टाइम लगाना है, ये थिंक प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो निश्चित रूप से आंसर देने में आप फंस जाओगे। पूरी लाइन लिखने की या पूरे पार्ट को लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ आंसर सी देना है। क्वेश्चन नंबर 14, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है जरा समझिए। अगेन सेम कॉन्सेप्ट मेरे को यहां भी देखना होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में भी ऐसे ही इसको समझना होगा, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करना होगा, फिर मैं इसका आंसर प्लेस कर पाऊंगा। एक कॉन्वेक्स लेंस, तो भैया लेंस की बात है, केयरफुली जैसे ही आपके लेंस आया तो आपने कॉपी में नहीं बनाना, चाहो रफ में बना लो, दिमाग में बनाना है कि भैया ये कॉन्वेक्स लेंस है। लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, आप क्या करो, दोनों तरफ इसको 30 सेंटीमीटर पे एफ दिखा दो, एफ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप। अब सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा वो कह रहा है, ठीक है। नॉर्मल सेटिंग के लिए, यहां बात भी सिंपल माइक्रोस्कोप की कर रहा है। वैसे अगर देखें तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने रेगुलर क्लासेस में कराया हुआ है। क्यों कराया हुआ है डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब तक सिंपल माइक्रोस्कोप आपका क्लियर नहीं होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लियर हो ही नहीं सकता, तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए क्वेश्चन फंस गया ना, आ गया ना, आप अगर नहीं करके आएंगे तो ऑब्वियसली आप आंसर नहीं दे पाएंगे। आगे वो कहता है, फॉर नॉर्मल सेटिंग द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज m इक्वल्स टू d/f। अब जरा देखें इसमें भैया क्या हो रहा है, इसमें सिंपल सी बात है कि ए तो ट्रू है, सॉरी ए और बी दोनों ट्रू हैं, लेकिन ए भी सही है, हम लोग यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल सेटिंग के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन इतना होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऊपर वाले का रीजन या एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, नहीं है, तो आपको अपना ऑप्शन इसमें क्या देना होगा, इसमें अपना ऑप्शन देना होगा बी, अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडेड कंडीशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक आपको सारा फंडा क्लियर नहीं है तब तक आप इसका आंसर दे ही नहीं सकते, और चूंकि क्लब करके आंसर है तो कभी ऐसी कोशिश मत करना कि आप ऊपर वाले को लिख दो भैया ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि अगली बात वो ये भी पूछ रहा है कि क्या ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नीचे वाला है, नहीं है तो नो डाउट तीसरी बात आएगी नो। अब इन तीनों चीजों को क्लब करके उसने ऑप्शन दे रखा है बी, तो आप अगर ऑप्शन बी लिखेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज स्टेप मार्किंग की गुंजाइश इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं होती। तो अगर हम देखें तो जो हमारा जेईई मेंस है या नीट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहे थे, आज की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हमने दो कॉन्सेप्ट एट ए टाइम लगाए, उनके बेसिस पे कंक्लूड किया और अपना ऑप्शन दे दिया। भैया मैथमेटिक्स पढ़ते हो, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हो,
उसमें आपको रीजनिंग का, लॉजिकल एबिलिटी का, एज वेल एज एल्गो का कॉन्सेप्ट मिलता है। ये वही है कि भैया आपने कंडीशन लगानी है कोई प्रोग्राम बनाने में कि अगर ये सही है, ये सही है तो ये सही है, ये सही है, ये सही है तो ये गलत है। मतलब 4 कंडीशंस हैं, चारों के लिए आपने प्रोग्रामिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं एल्गो को एम्फेसाइज करने के लिए जेईई मेंस में या नीट में ये क्वेश्चंस पिछले 10-12 साल से आ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई ने अभी इनको इंक्लूड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलना ही मिलना है। अब एक क्वेश्चन का मतलब 4 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं। अब 4 क्वेश्चन कोई एक चैप्टर से मिलेंगे ऐसा तो है नहीं। यहां अगर आप देखेंगे तो देखिए रे ऑप्टिक्स का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का था। सेम क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, लेकिन तरीका ये होगा उनको अटेंड करने का। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस सारी हमारी ले रखी हैं, तो हमें नहीं लगता कि आप यहां अटकेंगे। बस थोड़ा सा आपने केयर को करना ही पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ये सेक्शन बी आप लोगों का है और इसके लिए अलग गाइडलाइंस हैं। उन अलग गाइडलाइंस को भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 आर केस स्टडी बेस। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर केस होगा, उस केस को लेकर के आप लोगों को डिफरेंट आंसर्स प्लेस करने हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 15 एक पर्टिकुलर यूनिट से या पर्टिकुलर चैप्टर से होगा, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन किसी दूसरी यूनिट से या दूसरी चैप्टर से होगा और पूरा का पूरा एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस होगा। देखें बच्चों, 4 सब पार्ट होंगे, इसका मतलब 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो गए और पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे हो गया। इसका मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आप 4 ऑप्शन दे पाओगे, अदरवाइज तो फंस जाओगे। तो अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, जिनको 70 आउट ऑफ 70 लाना है, 65 लाना है, 68 लाना है, 69 लाना है, भैया किसी भी कॉन्सेप्ट को छोड़ो मत, तब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। अब उस समय आपकी कितनी मेंटल स्टेट है कंसंट्रेट करने की, वो डिपेंड करेगा आपके उस दिन के पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर। तो उस दिन को तो छोड़ो, भगवान करेंगे सब अच्छा होगा, लेकिन भैया जो पूरे साल आपको मेहनत करनी है उसे तो तरीके से कर लो। चलिए क्या कहता है जी, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, इसमें स्टेप मार्किंग होती है, 4 पार्ट होंगे। अगर आपका एक पार्ट ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 1 नंबर मिल जाएगा, 2 पार्ट ठीक है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 3 पार्ट ठीक है तो 3 मिल जाएंगे, 4 पार्ट ठीक है तो पूरे 4 मिल जाएंगे। यहां स्टेप मार्किंग है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए फेवरेट सा क्वेश्चन। अब पूछने का तरीका उसने चेंज किया, बाकी क्वेश्चन तो चेंज नहीं किया। क्वेश्चन तो भैया आपका बहुत पुराना यही चला आ रहा है, क्यूब के ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द फिगर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस Ex equals to 5ax plus 2b। डियर स्टूडेंट, वो अगर इस बात को ना भी कहता, सिर्फ लिखता Ex equals to 5ax plus 2b, तब भी काम चलता, क्योंकि वहां उसने x को मेंशन कर दिया है। इसका मतलब E की जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो भैया यहां पे E की डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे अपने दिमाग में ऐसे बना लो, क्योंकि भाई 4 क्वेश्चन करने हैं आपने, कोई एक नहीं करना। जो आपके लास्ट के 31, 32, 33 क्वेश्चन आते हैं वो 5 मार्क्स के आते हैं, ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत अच्छा स्कोरिंग हो सकता है आपके लिए। अल्टीमेटली आप इसको केयरफुली करेंगे और सारी चीजें या तो क्वेश्चन पेपर के ऊपर बना लेंगे या तो अपने रफ कॉन्सेप्ट में बना लेंगे। चलिए अब स्टूडेंट जो वैल्यूज उसने दे रखी हैं, वेयर ई इज इन न्यूटन पर कूलम, तो यहां पे आप न्यूटन पर कूलम लिख लीजिएगा जिससे कि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। एक्स इज इन मीटर, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, A is 10 Newton per coulomb per meter and B is 5 Newton per coulomb per meter, whatever so। भैया इसमें वैल्यू डाल लो, 5 तो ये हो गया, A की वैल्यू आप इसमें डालोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया, X यहां पे है ही प्लस 2, B की वैल्यू डालोगे तो भैया ये इंटू 5 हो गया। अब ये मेरे पास EX की वैल्यू आ गई साहब, ठीक है, यानी X जो है वो E जो है वो अगेन X का वेरिएबल है, अभी इसमें से X खत्म नहीं हुआ। इतनी बात मेरे को यहां से क्लियर हो जानी चाहिए और मुझे लिख भी लेनी चाहिए। आगे वो क्या कहता है मैं पूछता देखता हूं। इज E फ्लक्स, E फ्लक्स बोले तो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है,
ये ई फ्लक्स है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है, पासिंग थ्रू ऑल द सरफेस ऑफ द क्यूब। नहीं भैया, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में कोई फ्लक्स नहीं होगा, और जो तीसरी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में कोई फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स सिर्फ मेरा इस शेडेड पोर्शन से निकलेगा या इस शेडेड पोर्शन से निकलेगा। ये मेरा एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां से निकल सकता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यहां से निकल सकता है, लेकिन जो इसके पैरेलल हैं उनसे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। तो पहला आंसर तो सिंपल सा आपका 0 आ ही जाता है। अब इतना आसान सा आंसर देना कोई बड़ी बात तो थी नहीं, बड़े आराम से आप दे सकते थे। डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एम एंड एन सरफेस। अब भैया ये आपका एम सरफेस है और ये आपका एन सरफेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो एम सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा निश्चित रूप से विद नेगेटिव साइन होगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अपोजिट है। और जो एन सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स होगा वो विद पॉजिटिव साइन होगा, बिकॉज ऑफ उसी की डायरेक्शन में है। तो ये बात भी आपको समझनी है। एक बात और समझिएगा, डियर स्टूडेंट, ये आपका ओरिजिन पे प्लेस्ड है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका ओरिजिन से आगे की तरफ बात करेगा तो पॉजिटिव, पीछे की तरफ होता तो नेगेटिव। कहने का मतलब वही चीज जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि एम सरफेस से विद नेगेटिव होगा और एन सरफेस से विद पॉजिटिव होगा। फ्लक्स निकालने का तरीका क्या होता है? फ्लक्स इक्वल्स टू ई इंटू डी एस होता है बच्चों। क्लोज इंटीग्रेशन भी कर दो भैया, क्या दिक्कत हो गई? ई आपको दे रखा है, ठीक है, डी एस यानी सरफेस एरिया से आपने इसको क्या करना है? क्लोज इंटीग्रेशन करना है, यानी इसका इंटीग्रेशन आपने करके देना है। अब स्टूडेंट जब इसका आप इंटीग्रेशन करके देंगे तो बड़ा प्यारा सा आंसर आप लोगों को मिलेगा, -0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और प्लस में आएगा 0.15। तो मैं समझता हूं कि आप जो है ये दोनों ही प्लेसेस पे अपने आंसर दे दोगे। एम से निकलने वाला -0.1 और एन से निकलने वाला 1.5 यूनिट। आप ऐसा ही सिस्टम वाले दे दोगे, सब कुछ ऐसा ही नहीं है। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। नो डाउट इस पार्ट में अगेन मेरी स्टेप मार्किंग होगी। ये एम सरफेस के लिए क्लियर मेंशन करना है आपने, ये एन सरफेस के लिए क्लियर मेंशन करना है। अब डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, इसका मतलब टोटल फ्लक्स आपने निकालना है। अरे भैया टोटल फ्लक्स निकालने में कितनी देर है? इन दोनों को ऐड कर दो तो ये मेरे पास 0.5 बचेगा और किधर से निकलेगा? वो निकलेगा एन सरफेस से, बिकॉज ऑफ ये बड़ा था। अब कहता है डिटरमाइन द नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द क्यूब। तो भैया गॉस थ्योरम आपने लगानी है, फ्लक्स इक्वल्स टू आपका क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है। ऑब्वियसली जब आपके पास टोटल फ्लक्स आ गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्वेश्चन पेपर के अंदर ही कहीं दे रखी होगी, तो क्यू की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल काम तो रहा नहीं, आप कैलकुलेट करेंगे निकाल देंगे। अब मैं आपको शो करना चाहूंगा कि जो हमारा हाईएस्ट अचीवर स्टूडेंट है उसने इन 8 क्वेश्चनों के लिए, भैया कितने हो गए? 8 क्वेश्चन हो गए। 8 क्यों हो गए? और इवन 12 हो गए, 11 12 13 14 15, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन उसने किस तरह से किए हैं, कैसे उसने लिखा है, ये बात मैं आपको शो करना चाहूंगा। चलिए देखिए, ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में नो डाउट उसने पूरा ऑप्शन लिखा है, अपना टाइम खराब किया है। ये सब लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर आपने लिख दिया मोर कॉन्फिडेंट है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास टाइम है तो आपको सिर्फ इसको ए लिखना है और क्लियर ए लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11 प्लेस किया, ए लिखा, ए ही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा, ए ऑप्शन था, ए ही दे दिया। पूरा ऑप्शन आपने लिखा नहीं लिखा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपना टाइम बचाने के लिए ना लिखें तो ज्यादा अच्छी बात है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट मैं इसकी बात करना चाहूं 14 13 14, यहीं से सी और डी ऑप्शन आपको मिल रहा है। और ऑब्वियसली सी और डी ऑप्शंस जो हैं वो
अगर आप देखेंगे तो यहां उसने फर्दर पूरा लिख रखा है, तो पूरा लिखने की जरूरत आपको नहीं है, आप सिर्फ सी और डी ऑप्शन दीजिएगा, चलेगा। आंसर इसके बिल्कुल ठीक है, अच्छा बच्चा है, नो डाउट, अपने आप में बहुत बढ़िया काम किया है इसने। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, उसने यहां पे नो कहा है, चलेगा। अगर आप इसको जीरो लिखते हैं तब और भी अच्छी बात है, जीरो फ्लक्स। बी पार्ट की बात की, उसने यहां पे पहले फॉर्मूला लिखा, मेंशन किया, इवन दैट एम से निकल रहा है तो कॉस में थीटा की वैल्यू 180 डिग्री उसने डाली, माइनस का साइन के साथ में, ये आपका आंसर आ गया -10 इंटू 10 टू पावर -2। यूनिट यहां पे प्रॉपर लिखी है उसने, हालांकि इंटरमीडिएट स्टेप है, नहीं दोनों से पूछा है, इंटरमीडिएट स्टेप नहीं है, एक आंसर ये है। और देखिए कितनी अच्छी बात है, इस बच्चे ने इसको बॉक्स भी किया है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो बॉक्स बनाया, दूसरे पार्ट का भी उसने बॉक्स बनाया है, बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन। ये सारा का किया, अगर ना भी करता डायरेक्ट को डाल देता, क्योंकि आधा नंबर में ये आधा नंबर में ये तब भी चलता, लेकिन अगर आपने कैलकुलेशन करनी है बैक साइड में जाके करनी है, उससे बेटर है कि आप यहीं पे कैलकुलेशन को कर दें। अब इसका सी वाला पार्ट देखें तो एज यूजुअल उसने टोटल करके सी पार्ट भी ठीक ही निकाला होगा, जब उसके दोनों पार्ट अलग अलग सही आ रहे। एक बात हम और भी देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी मैं ए सही कर पा रहा हूं, तभी मैं बी सही कर पा रहा हूं, बी मेरा सही है तो सी सही कर पा रहा हूं, ठीक है बच्चों, और फिर मैं डी कर पा रहा हूं, वही कॉन्सेप्ट उसने डाला है। Q इक्वल्स टू सॉरी फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे वैल्यू डाली, आंसर निकाला, आंसर में यूनिट उसने प्रॉपर लिखी है, तो मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि आप जो है अपना यूनिट प्रॉपर यहां पे मेंशन करेंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज तो नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपका केस स्टडी बेस है, इस पे क्लियर उसने हेडिंग दिया है, स्पार्कलिंग ऑफ ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, टीआईआर के ऊपर सारा का सारा क्वेश्चन बनता है, देखते हैं वो क्या कह रहा है। जैसे ही डायमंड आपके दिमाग में आता है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ट्रांसपेरेंस है, टीआईआर इसमें होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सब बातें आपको तुरंत रिकॉल हो जानी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना है, लाइट कैन नॉट इजीली एस्केप ए डायमंड विदाउट मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, दिस इज बिकॉज, यानी इसका ऑप्शन यहां मिलेगा आपको, आंसर यहां मिलेगा, इट्स क्रिटिकल एंगल विद रेफरेंस टू एयर्स इज टू लार्ज, पहली बात। दूसरी बात, इट्स क्रिटिकल एंगल विद रेफरेंस टू एयर इज टू स्मॉल, द डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, द रेज ऑलवेज एंटर एट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। डियर स्टूडेंट्स, आपको देखने में मैं समझता हूं चारों ही ऑप्शन ठीक लग सकते हैं। एक अलग बात है कि जो ए ऑप्शन है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है, लेकिन डायमंड ट्रांसपेरेंट है, सब बच्चे जानते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको सही लग सकता है, सारे के सारे सही लग सकते हैं, लेकिन इसमें जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो कौन सा है? निश्चित रूप से मैंने अभी कहा कि भैया जब भी टीआईआर की बात करोगे क्रिटिकल एंगल आपने कोड करना है। अब यहां ये भी देख लेना कि क्रिटिकल एंगल यहां पे टू स्मॉल ही दे रखा है ना, अगर उसने लार्ज दे रखा है तो फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्रिटिकल एंगल इसका बहुत छोटा होता है, और आई होप सो आपको याद भी होगा ये अराउंड 24 डिग्री होता है, इसलिए यहां टीआईआर होता है और सक्सेसिव रिफ्रैक्शन लेता रहता है। अगला क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, क्या द क्रिटिकल एंगल फॉर ए डायमंड 24.4, देखो आंसर भी मिल गया, मैं कह रहा था ना अप्रोक्सीमेटली, देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, भैया आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज तो म्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आईसी, आप यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू के बेसिस पे म्यू दे सकते हैं, तो मुझे तो डायरेक्ट याद है कितना होता है 2.42 होता है, तो आप अपने आंसर में 2.42 लिखें या ना लिखें, आपने आंसर में यहां पे ए लिखना है और यहां पे आंसर में बी लिखना है, स्मॉल लिखो या कैप लिखो, स्मॉल लिखोगे ज्यादा अच्छी बात है,
बिकॉज ऑफ उसके ऑप्शन यहाँ पे स्मॉल में ही है। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर क्या छोटी छोटी बातें हैं, स्मॉल लिखना है कैपिटल लिखना है। भैया बिल्कुल ठीक है, आप जरा करके तो देखो। जब आप गूगल पे कुछ भी टाइप करते हो, कैपिटल टाइप करते हो तो अलग ऑप्शन मिलता है, स्मॉल करते हो तो अलग ऑप्शन मिलता है। अगर उसने अपने ऑप्शन स्मॉल में दे रखे हैं तो आपने अपने आंसर भी स्मॉल में ही देने चाहिए। अब वो पीछे वाला बच्चा हंस रहा है, बेटा मैं समझ सकता हूं क्यों हंस रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो हंसता रहे और क्या करेगा, स्मॉल में ही लिखेगा। बाकी सब भी ध्यान रखना, वो सही हंस रहा है, अपने आंसर्स स्मॉल में ही लिख के आना, कैपिटल में किसी भी हाल में मत लिखना। अब क्यों, एग्जाम के बाद आना तब बताएंगे, अभी नहीं। इसी का सब पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। भैया क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, जरा मजेदार सा बात है। द बेसिक रीजन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पार्कल ऑफ सुइटेबली कट डायमंड। भैया कॉन्सेप्ट देखो, सुइटेबली कट, आपने उल्टा सीधा कैसे भी काट दिया तो ये स्पार्कल नहीं करेगा, सुइटेबली कट होगा तभी ये स्पार्कल करेगा। इट हैज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं जी 2.42 हाईएस्ट है, सबको पता है। इट हैज हाई ट्रांसपेरेंसी, ये ठीक है, फिजिकल कॉन्सेप्ट है, होता भी है ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये रीजन यहां वैलिड नहीं हो सकता। इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट हैज वेरी हार्ड। अब देखो वेरी हार्ड भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, ठीक है, ये गलत है। अब ये तीन ऑप्शन उसको सही नजर आ रहे हैं, एक कौन सा, बी सी डी। अब इन तीनों में से कौन सा देना है, एग्जैक्टली योर आंसर मस्ट बी दिस वन, ठीक है। अब क्यों और कैसे जरा सोचना। भैया आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, हार्डेस्ट है, बात ठीक है, अगर आपको यहां मिलता बी सी डी तीनों ठीक है तो आप ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन अगर वन करेक्ट आंसर है तो आपने सी ही देना है, इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यही वो चीज है जो स्पार्कल ऑफ डायमंड को सही से एक्सप्लेन करती है। अब मैं इसके चौथे पार्ट की बात करता हूं। ए डायमंड इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन वाटर। पानी से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपने डायमंड को डाल दिया, देन द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटर रिफ्लेक्शन विल बी। भैया सारी दम निकल जाएगी जब तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होगा स्नेल्स लॉ का, तब तक ये आंसर आप नहीं कर सकते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 ओवर म्यू 1 इक्वल्स टू 1 म्यू 2 इक्वल्स टू व्हाटएवर सो वेलोसिटी लैम्डा, पता नहीं क्या क्या था, याद करना, कॉम्प्रिहेंसिव क्लास लेना, तब आपको आंसर समझ में आएगा। बाकी ये फैक्ट है कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका आपने डी देना है। अब सारी फिजिक्स तो मैं नहीं पढ़ा सकता, सारी ऑप्टिक्स तो एक दिन में खत्म नहीं करा सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जहां मैंने स्पार्कल ऑफ डायमंड की बात की है, जहां मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शुरुआत की है, वो सारी की सारी चीजें आप अगर तरीके से पढ़ोगे तो आपको इंक्रीज कहने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। ये था आपका केस स्टडी बेस क्वेश्चन। बच्चों अब मैं आगे चलना चाहूंगा सेक्शन सी की तरफ। यहां आपके नॉर्मल क्वेश्चंस मिलते हैं, 2 मार्क्स ईच आपका शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड 25 अप टू, देखिए क्या कहता है। लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे वही अपने हाईएस्ट अचीवर की आंसर शीट से। बाकी क्वेश्चन में क्या है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2 चार्जेस 5 माइक्रोकूलम, बोले तो 5 × 10⁻⁻⁶ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। दूसरा चार्ज 20 माइक्रोकूलम 20 × 10⁻⁻6 कूलम, प्लेस्ड आर 20 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी आपको D इक्वल्स टू 20 × 10⁻⁻2 लिख लेना चाहिए। सिचुएशन क्या है, 2 चार्ज हैं, एक यहां पे एक यहां पे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये है। कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्लोजर टू 15 सेंटीमीटर, यानी आप इन दोनों को या किसी भी एक को नजदीक नजदीक लाते हो और जब नई डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, आपको वर्क डन निकालना है। भैया सिंपल सी बात है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी निकालो,
दोनों पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आप उसको बता दो। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क डन इसमें करना पड़ेगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां तक तो केस सबको समझ आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला। भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, ये जनरल फॉर्मूला होता है। और सिंप्लीफाई करते हो स्मॉल k Q1 Q2 ओवर R। बच्चों अगर मैं यहां एक पोजीशन के लिए R1 ले लेता हूं तो दूसरी पोजीशन के लिए स्मॉल k Q1 Q2 R2 होगा। अब बुद्धिमान बच्चा क्या करता है? बुद्धिमान बच्चा स्मॉल k Q1 Q2 ओवर कुछ नहीं, ब्रैकेट में 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2 लिखता है, इसमें वैल्यू डालता है, आंसर निकाल के दे देता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले इसको पूरा कैलकुलेट करोगे, फिर इसको कैलकुलेट करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। भैया मैथमेटिक्स इसीलिए पढ़ते हो कि जो कॉमन चीजें हैं उनको एक तरफ ले लो, वैल्यू डालो, आंसर निकाल दो। इस तरह से आप लोगों को अपना आंसर इसका देना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 18 आपको और एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम आइडियल आंसर शीट की बात करेंगे, हाईएस्ट अचीवर की बात करेंगे। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor in terms of time of relaxation of free electrons, direct derivation। तो अभी मैं आंसर शीट से ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। Derive the expression for drift velocity of the electrons flowing in a conductor in terms of time of relaxation। अब देखो बच्चों, अगर आप पूरे पेपर को एनालाइज करोगे तो इससे जस्ट पहले जो हम लोगों ने एग्जाम आपका लिया था, मोस्टली क्वेश्चन वहां से मैच कर रहे हैं। भैया किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोक्सीमेटली 60% क्वेश्चन पेपर तो आपको एज इट इज मिल जाता है। तो 12th में पास होना, फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 45 मार्क्स लाना बहुत आसान सा काम है, घिसे पिटे से कुछ क्वेश्चंस कर जाओ, उसी से मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने 55 ऑनवर्ड आगे की बात करनी है, 65 ऑनवर्ड बात करनी है, तो थोड़ा सा आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली पढ़ना होता है। तो बच्चों डायरेक्ट डेरिवेशन है, मैं सीधे सीधे डेरिवेशन आपको आंसर शीट पे ही शो कर देता हूं, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 16 के ऑप्शन आपके सामने है। मैं समझता हूं कुछ और अलग से दिखाने की, शो करने की जरूरत नहीं है, ऑल थिंग्स आर देयर। उसने ऑप्शन के साथ में पूरा भी लिखा है, तो जरूरत नहीं है पूरा लिखने की, आप सिर्फ बी ए सी डी लिखिए। सेम एस्पेक्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और उसके आगे बी ए सी डी लिख दीजिए। पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे ने लिखा है, अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और इवन हो सकता है फायदे में ही रहे। अब ये बच्चा तो चूंकि अच्छा है तो लिख भी दिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं लिखेंगे तो चलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। द सेम कॉन्सेप्ट, देखो कितने अच्छे तरीके से उसने रिप्रेजेंट किया है। केस 1 में 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखा दी, चार्ज दिखा दिए। केस 2 में 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखा दी, चार्ज दिखा दिए। केस 1 इनिशियली है, केस 2 फाइनल है, दोनों चीजें उसको अलग अलग करके दिखा दी। अब उसने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में उसने डायरेक्टली, देखो यहाँ पे उसने मेंशन भी किया है फॉर्मूला, फिर उसके बाद में ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, R2 माइनस R1 करे या R1 माइनस R2 करे। ऑब्वियसली जो पहला केस है उसको पहले रखना है, और जो दूसरा केस है उसको बाद में रखना है। ऐसे करेंगे? नहीं भैया, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तभी तो आपका डिफरेंस आएगा। तो भैया यहाँ पे R2 आपने लेना है, यहाँ पे R1 लेना है, आंसर प्लेस करना है। अगर कहीं फंस भी जाओ तो कैसे भी कर देना और मॉड्यूलस निकाल देना, बाद में लिख देना कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, एक दूसरे के नजदीक लाने में एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क डन करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल एजेंसी वर्क डन करेगी तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। आप ये पूरी रीजनिंग डालना, एग्जामिनर का दिल खुश हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो उसको भी इग्नोर कर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये है कॉन्सेप्ट, ये है तरीका, किस तरीके से आपने देना है। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, या तो आप सिर्फ माइनस का साइन दे दीजिए, मैथमेटिक्स के यही फायदा है
कि आप पूरा 2 सेंटेंस लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे, उससे बेटर है कि आप यहाँ पे माइनस के साइन के साथ में लिखोगे, चलेगा। पूरे मार्क्स मिले होंगे बच्चे को। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स कंप्लीट मिला है। यूनिट उसने प्रॉपर लिखी है। अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे, मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा जो हम लोगों ने अभी यहां पे एक तरीके से छोड़ा था। देखो बच्चों क्या है, सिंपली आपको ड्राइव करना था, तो ड्राइव की 50 बार हम लोग इसको कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं देना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपने वेरिएबल डेरिवेशन करनी है। जो इंटरमीडिएट आपका रिजल्ट आया उसको बॉक्स के अंदर आपने बनाया, डायग्राम बिल्कुल प्रॉपर दिया। भैया 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपको ज्यादा लिखना पड़ रहा है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ज्यादा ही लिखना पड़ता है, ठीक है। कटिंग करने से बचें, अगर कटिंग हो भी जाती है तो सिर्फ एक लाइन से ऐसे काटें, इसको घुसपुट घुसपुट इस बच्चे की तरह से ना करें, ये बैड इंप्रेसिव होता है, सिर्फ एक लाइन से काट दें। इसके बाद उसने प्रॉपर चीजों को देखो मेंशन किया है, प्रॉपर चीजें, डायग्राम, इंटरमीडिएट रिजल्ट में अगर आप यहां पे यूनिट नहीं लिखते तो चलेगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट में यूनिट लिखना मस्ट है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन देना भी मस्ट है। देखो बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब इस क्वेश्चन में उसने क्या गड़बड़ कर रखी है कि फाइनल रिजल्ट में उसने यहां एम्पियर नहीं लिखा, एग्जामिनर ने अपनी तरफ से एम्पियर लिखा रेड कलर से, और उसको जो मार्क्स दिए बच्चों, वो मार्क्स जरा देखो पूरे 2 दिए हैं, बिल्कुल मार्क्स उसके डिडक्ट नहीं किए। मैंने कहा ना हेलो इफेक्ट आप बना देते हो, तो एक आध जगह पे एग्जामिनर आपको फेवर भी कर जाता है कि चलो भैया नहीं लिखी है, हर जगह लिख रहा है, जानता है। समझ गए बच्चे? इस तरह से इसने देखो हेलो इफेक्ट का फायदा लिया और यूनिट ना लिखने के बावजूद भी मार्क्स उसने पूरे ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। अब इसका एक्सप्रेशन, ये इसका सेकंड पार्ट रह गया, तो मैं समझता हूं सेकंड पार्ट भी आप लोग कर ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं होगा तो व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको अलग से नोट बना के डाल दूंगा। वैसे डायरेक्ट डेरिवेशन है, जैसे इस बच्चे ने ऊपर वाला डेरिवेशन किया है वैसे ही वेरिएबल डेफिनेशन के साथ, डायग्राम के साथ आपको इस काम को करना है। अब मैं बच्चों बात करना चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार सा है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में सबको पता है 2 इंटरनल चॉइस मिलती हैं, तो दोनों कॉन्सेक्यूटिव क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस आपको मिल रही है। दोनों ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आपको आसान लगेगा उसको करें, जिसमें सर्टेनिटी होगी उसको करें। एक कंडक्टिंग वायर लेंथ 10 सेंटीमीटर, रेसिस्टेंस 10 ओम, स्ट्रेस्ड बाई 10% मोर। भैया विशेष रूप से इस फ्रेज को ध्यान से पढ़ लेना, स्ट्रेस्ड बाई है या स्ट्रेस्ड टू है। कई बार वो बाई को रिप्लेस करता है 2 से और पूरे क्वेश्चन का मोटिव ही चेंज हो जाता है, आंसर तो चेंज हो ही जाएगा। देन डिटरमाइन द न्यू रेसिस्टेंस। भैया हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पहले उसके पास में ये कोई वायर है, इस वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसका रेसिस्टेंस 10 ओम है। अब उसने इसको पकड़ के खींच दिया और पकड़ के खींचने पे इसकी जो लेंथ है वो 10% इंक्रीज हो गई। भैया ये जो इंक्रीज पार्ट है वो 10% ऑफ 10 सेंटीमीटर है। समझ गए? अब दोनों केस में क्या होगा, पहले केस का वॉल्यूम दूसरे केस के वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो निश्चित रूप से यहां आके चेंज हो जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि लेंथ बढ़ रही है। आपको इनिशियल रेसिस्टेंस R दे रखा है, फाइनल रेसिस्टेंस R आपने कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है आपका। बाई का मतलब ये है बाई 10% मोर, ठीक है। अब कैसे करोगे? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद है, चाहे तो यहीं से शुरुआत कर दो, रो L बाई ए। 2 केस बन रहे हैं, R1 L1 A1, दूसरे केस के लिए R2 रो, अब रेसिस्टिविटी तो कोई अंतर आएगा नहीं, L2 A2। भैया नया रेसिस्टेंस आपने निकालना है, सारे वेरिएबल्स आपके पास हैं, डिवाइड कर दो यही फॉर्मूले को।
वैल्यू डाल दो। R1 आपको पता है, लेंथ 1 आपको पता है, लेंथ 2 आपको पता है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ना तो आपको दे रखा ना पता, A2 ना तो दे रखा ना पता, तो आप क्या करोगे, A1 A2 को इन टर्म्स ऑफ लेंथ कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। हाँ एक बात और, L2 जब आप प्लेस करोगे तो ये वाली डालोगे, क्या 10% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, ये डालोगे भैया। तो कितनी हो गई जरा देखो, ये तो बढ़ा हुआ पोर्शन है, प्लस 10 और भी इतना तो बढ़ गया, 10% तो बढ़ा था, पुरानी लेंथ तो 10 सेंटीमीटर थी, ये तो रहेगी, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर और, यानी L2 ये आप डालोगे, या फॉर्मूले के बेसिस पे लिखते हो तो ऐसे लिख सकते हो, L2 इक्वल्स टू L प्लस 10% ऑफ L, L प्लस 10 over 100 इंटू L, या L 1 प्लस 1/10। तो इस तरह से आप L2 डाल सकते हो बच्चों, इट्स योर चॉइस, कैलकुलेशन करके डालो या ऐसे डालो, मैं प्रीफर करूंगा कि ऐसे डालो। ठीक है बच्चों, अब रह गया आपका एरिया। तो देखिए एरिया के लिए आप लोग क्या करोगे, एरिया के लिए आप वॉल्यूम को कंपेयर करोगे बच्चों। कैसे करोगे, वॉल्यूम 1 लेंथ L1 पाई R1 स्क्वायर दैट इज एरिया इक्वल्स टू लेंथ L2 पाई R2 स्क्वायर। A1 A2 भी डाल सकते हो, डजंट मैटर, L1 A1 इक्वल्स टू L2 A2। अब डियर स्टूडेंट्स L1 और L2 इनको आप लोग प्लेस कर दोगे, L A1 और यहां L2 की जगह पे हो जाएगा L 1 प्लस 1/10 A2। तो ये रिलेशनशिप आपको मिल गई, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 और A2 के बीच में रिलेशनशिप मिल गई। आप इस फॉर्मूले में प्लेस करोगे, आंसर अपना निकाल के दे दोगे। आई थिंक 11 ओम इसका आंसर आएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में भी आ रहा हो। अब मैं इसका सेकंड पार्ट करना चाहूंगा, मैंने यहां ब्रीफिंग की है, आप अपने हाथ से लगाएंगे, आंसर सही निकालेंगे, तब ये क्वेश्चन आपका होगा। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट भी बड़ा आसान सा था, कोई मुश्किल काम इसमें नहीं था। देखिए ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है, ये रहा, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पूछ रहा है भैया, यही क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है अगर मैं इसको यहां पे ए लिख देता हूं और इसको यहां पे बी लिख देता हूं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल सा इनको स्प्रेड किया, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। देखो भाई यहां से आपने करंट भेजी, ये यहां गई, इस पॉइंट पर डाइवर्ज हो रही है ना डाइवर्ज, बहुत अच्छी बात। तो मैंने क्या बताया था, सर्किट आप वहां से शुरू करोगे जहां आपको लास्ट डाइवर्ज और फर्स्ट कन्वर्ज मिल रहा हो। अभी तो सर्किट ही बहुत छोटा सा है, तो इसमें भैया ये तो लास्ट डाइवर्ज हो गया, ये फर्स्ट कन्वर्ज हो गया। अब मुश्किल वाले क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही नहीं जाते, आपसे तो आसान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर वाले पार्ट में एक ही करंट फ्लो करेगी तो दोनों सीरीज में हो गए, कितना हो गया भैया 2 ओम हो गया। नीचे वाला पार्ट कितना है 1 ओम है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट पैरेलल में है, तो अब नया सर्किट बन गया, ये वाला 1 ओम, ये वाला लिखा मैंने, ऊपर ये हो गया 2 ओम, नीचे ये हो गया 1 ओम और ये हो गया फर्दर 1 ओम, ये हो गया। इन दोनों को पैरेलल लगा दो तो भैया ये हो गया 1/2 प्लस 1/1, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 3/2। जब RP आप निकालोगे तो 2/3 होगा। ये काम करना मत भूलना, ज्यादातर बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, 3/2 ही लिख के आ जाते हैं। तो भैया एक बात और भी समझ लेना कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो रिजल्टेंट जो आता है इन दोनों में से जो बड़े वाला होगा उससे छोटा ही छोटा होगा। तो भैया ये 2/3 हो गया। अगर 3/2 करते तो 1.5, यानी छोटे वाले से छोटा नहीं आया, तो आपको छोटे वाले से छोटा ही आंसर यहां पे आता है जब भी पैरेलल आप करते हैं। तो अब क्या हो गया 1 प्लस 2/3 प्लस 1, ये आंसर आपने इसमें देना है। आई थिंक दैट इज 8/3 ओम। कैसे लिखना है एग्जाम में, अब मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगा, सॉल्व कैसे करना था, मैथोलॉजी क्या थी, ये बात मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। देखें बच्चों कितना बढ़िया सा काम बच्चे ने बड़े तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है जैसे करना चाहिए, और थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलेगा, इतना भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, उसने ऊपर वाला पार्ट नहीं किया,
कैलकुलेटेड था, मिस्टेक के चांसेस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये कंपैरेटिवली आसान था, उसने अटेम्प्ट किया, अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम। पहले एज इट इज बनाया, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया, ठीक है, यहां पे 2/3 आपका निकल के आ गया पैरेलल वाला, उसने नया सर्किट बना दिया, बिल्कुल उसी तरह से बनाया, नीचे वाली आर्म वहीं दिखाई है, और ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसको सॉल्व करके उसने यहां पे दिखाया है, मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं है। आप अगर अपने दिमाग में कर सकते हो तो आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाओगे पक्का। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं आता है आईआईटी जेईई में, थोड़ा मुश्किल आता है, लेकिन दिमाग में करोगे तो पक्का सिलेक्शन। और अगर कॉपी पे लिख के करोगे तो आपको कंटेंट तो आता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, इतना टाइम वहां नहीं मिलेगा कि आप इन चीजों को लिख लिख के सॉल्व कर पाओ। आपको नो डाउट ब्रेन कैलकुलेशन ही चाहिए। तो बच्चों उसने यहाँ पे डायग्राम बनाया, सीबीएसई के लिए बहुत अच्छा काम किया है उसने, एग्जामिनर को एक एक स्टेप क्लियर होगा। मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी जाती है तो वो स्टेप मार्किंग करके मार्क जरूर देगा। अगर आपने इस तरीके से शो नहीं किया तो हो सकता है वो 0 भी प्लेस कर दे। अब इसका तो 100% सही है, तो 2 मार्क्स पूरे मिले, आप ऊपर देख ही रहे हो। तो बच्चों उसने इंटरमीडिएट रिजल्ट भी यहां पे दिया है, इंटरमीडिएट सर्किट बना के दिखाया है, फिर उसके बाद इसने सॉल्व किया है। और आप मजेदार बात देखें, 8/3 ओम लिखा है, वो चाहता तो यहां भी छोड़ सकता था, उसको मार्क्स पूरे मिलते, लेकिन उसने इसको 2.67 ओम दिखाया है। तो देखो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो मैं यही कहूंगा यही अपना आंसर छोड़ दो और इसको बॉक्स के अंदर बना दो, या नीचे वाले को बॉक्स के अंदर बना दो। यूनिट लिखना मस्ट है, वरना तो वो यूनिट का ही आधा नंबर काट देता है। काम आपने बहुत सारा किया, सिर्फ यूनिट के चक्कर में आधा नंबर कट गया तो नो डाउट नुकसान आप ही का होना है। चलो बच्चों थोड़ा सा और काम अभी हम लोग करते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से हमारा काफी कुछ आज कवर हो जाएगा, रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। देखिए क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है अभी। A straight conductor length L carrying current I is just bent into form of semicircle. Determine the magnetic field at the center of semicircle. देखो भैया बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है, जब तक आपने सही से चीजों को नहीं पढ़ रखा, तो आंसर आप इसका नहीं दे सकते, ये तो पक्का है। क्या है मेथोडोलॉजी देखें जरा। आपके पास में आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ L का कोई वायर है, इसमें से करंट I फ्लो कर रही है। अब आपने इसको बेंड किया है, मोड़ दिया है सेमी सर्कल में, तो अब कोई बच्चे को सेमी सर्कल ही नहीं पता क्या होता है, तो भैया उसका आंसर कहां से सही आएगा, ये सेमी सर्कल हो गया। इसका मतलब निश्चित सी बात है कि ये हाफ सर्कमफ्रेंस है, इसका मतलब पाई आर है, वो आपका लेंथ L के बराबर हो गया। पूरी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती, उसने सेमी सर्कल बनाया है इस वायर का मोड़ के, तो पाई आर इक्वल टू लेंथ हो गया, करंट I हो गई। अब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। करंट की डायरेक्शन आपको देनी रखी, तो आप अपनी मर्जी से करंट की डायरेक्शन यहां पे शो करेंगे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी आपकी निकल के आने वाली है, तो निश्चित सी बात है कि आपको यहां देना ही पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सबको पता होता है, क्या होता है, म्यू नॉट I ओवर व्हाट, म्यू नॉट I ओवर 2R। ये आपका आता है किसके लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए। पूरा लिख लो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 I ओवर व्हाट, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, R अल्फा। अब तो याद आ गया, ठीक है। चलिए ये स्पेशल केस है, नो डाउट अगर आप इसे याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आप ये डाल सकते हैं, ये कंप्लीट के लिए, हाफ के लिए 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे, कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। इसमें आपको सिर्फ R की वैल्यू यहां से डालनी है, L अपॉन पाई। अब रहती है इसकी डायरेक्शन की बात, तो डियर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपने यहां डायरेक्शन देना है, ठीक है। इस करंट के बेसिस पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे, यहां पे तो मैग्नीट्यूड निकाल के लाओ, जो भी आंसर आएगा उसको टेस्ला लिखो। अब
करंट कैरिंग लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे राइट हैंड पाम रूल से आप निकालते हो। ये पाम रूल आपने लगाया तो अंदर की तरफ अगर क्लॉकवाइज करंट है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगी, जिसको आप लोग ऐसे क्रॉस से दिखा सकते हो, या अकॉर्डिंग टू डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो बच्चों ऐसा लिखोगे तब आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे, यानी आप हकदार होगे पूरे 2 मार्क्स के। अगर आप पूरा नहीं लिखते हो तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। अब मैं इस बच्चे की आंसर शीट की बात करता हूं, क्या किया है इसने, देखते हैं जरा। जैसे इसकी आंसर शीट का रुझान हम देख रहे हैं कि किया तो ठीक ही होगा, बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ऐसा देख रहा हूं कि बच्चे ने बड़ा अच्छा सा काम किया है। जरा देखिए, एनलार्ज करके मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए उसने सबसे पहले ये दिखाया, बस छोटी सी गलती कर रखी है, हालांकि क्षम्य है ये गलती, इसकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। कंफ्यूज करती हैं ये वाली साइड है, ये वाली साइड है आपको नहीं शो करनी, जो डायग्राम मैंने दिया था वैसे ही बनाना है, इसको एल कहना है, और अब सिर्फ इतना पोर्शन आपको इसमें दिखाना है। रेडियस स्मॉल आर से दिखाया है इसने, यहाँ पे डीएल एलिमेंट लिया है, ठीक है। यहां से लेंथ इक्वल्स टू पाई आर, या यहां से आर इक्वल्स टू एल बाई पाई, इसने फर्स्ट इक्वेशन निकाल दी। अब उसने यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, बायो-सैवर्ट्स लॉ, पूरा फॉर्मूला दिया है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन 90 ओवर आर स्क्वायर। अब यहां इसने रीजन भी दिया है, कितना अच्छा काम किया है, यहां फॉर्मूला भी लिखा है बच्चों, डीवी इंटीग्रेशन करके पूरा दिखाया, इतने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली चाहते तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को निकाल के भी आप लोग या डाल के भी आप सीधे सीधे आंसर दे सकते थे, लेकिन नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है इस बच्चे ने, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। जरा देखें नीचे, अगर आप देखेंगे तो उसने सारी वैल्यू डाली है। अब इसमें भी उसने एक छोटी सी गलती की, एम्फेसाइज उसको कहां करना चाहिए था, ये वाला जो पोर्शन है इस पोर्शन को वो ना भी देता तो चलता, इतने पोर्शन को ना भी देता तो चलता, यहां से शुरुआत करता, यहां पे आके खत्म करता, यहां पे टेस्ला जरूर लिखता, और इसमें करंट की डायरेक्शन यहां पे ऐसे शो करके यहां पे लिखता ऐसे, या तो क्रॉस या तो लिखता परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो उसको यहां पे 2 मार्क्स मिलते। अब नो डाउट इतना काम उसने फालतू किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत किया है, काम तो सही है, लेकिन ये टाइम जो उसने स्पेंड किया एक तरीके से गलत टाइम स्पेंड किया, उसको अपना एम्फेसाइज यहां यूनिट लिखने में एज वेल इसकी डायरेक्शन देने में करना चाहिए था। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।